हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके एयर पोल्यूशन को। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ फॉर पर्टिकुलेट एंड गैसियस पोल्यूटेंट। जो भी आपके एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, इनके बारे में बात करेंगे। ऐसे करके हम एक लेक्चर ये हो जाएगा, देन फिर बेसिक एनवायरनमेंट जो एयर पोल्यूशन है उसमें हम बात करेंगे। फिर एक आपका जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनके मेजरमेंट की टेक्निक्स हैं उन पर एक अलग लेक्चर हो जाएगा, और एक हम लेक्चर करेंगे गॉसियन प्लूम मॉडल पर। तो 4 लेक्चर में आपका एयर पोल्यूशन का यूनिट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए, अब इसमें क्या है कि जो इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन होता है मेनली आपका कंटेन करता है पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट, फिर गैसियस पोल्यूटेंट। ठीक है, पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट में आपका डस्ट आ जाता है, स्मोक, फ्लाई एसेस और भी अलग अलग टाइप के होते हैं। गैसियस पोल्यूटेंट में आपका SO2 है, नॉक्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड, VOCs। ठीक है, कंट्रोल टेक्नोलॉजीज एम इनका क्या होता है कि रिड्यूस करना पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को, मीट करना जो CPCB के और आपके जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, उनसे एक्सटेंड ना करें आपके जो भी पोल्यूटेंट, उनकी लिमिट, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को। ये बात है मेन। अब इसमें क्या होता है, देखिए आपका जो एयर पोल्यूशन है वो मेनली 2 टाइप की जो पोल्यूटेंट है वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका पर्टिकुलेट, एक होता है आपका गैसियस पोल्यूटेंट। पर्टिकुलेट और गैसियस पोल्यूटेंट होता है। अब पर्टिकुलेट में इन दोनों में क्या है कि पर्टिकुलेट में आपका जो टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि आपका हुआ सेटलिंग चेंबर। सबसे पहले हम बात करें तो सेटलिंग चेंबर, देन फिर साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन कलेक्टर, स्क्रबर, इसमें वेट और ड्राई स्क्रबर आ जाता है, वेंचुरी स्क्रबर आ जाता है, फिर ड्राई वेंचुरी स्क्रबर, फैब्रिक फिल्टर या बैग हाउस फिल्टर भी बोलते हैं इसको, बैग हाउस फिल्टर, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जिसमें आपका यूज़ ऑफ, ठीक है, आपके चार्जेस उसके थ्रू आपका पर्टिकुलेट्स होता है उनको ट्रिप किया जाता है। फिर सेटलिंग चेंबर्स, देन हेपा। ठीक है, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर पोल्यूशन के जो फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है। इनका यूज़ किया जाता है मेनली पर्टिकुलेट्स को कंट्रोल करने में। फिर गैसियस पोल्यूटेंट होता है उनको आपका वेट गैस स्क्रबर, बायो फिल्टर, एडजॉर्प्शन, इंसिनरेशन या कंबस्टन, ऑक्सीडाइजर्स, ठीक है, फ्लेम गैस, डीआयोनाइजर, ठीक है, ये भी है, फ्लू गैस ऐसे कह सकते हो आप। फिर पैक्ड स्क्रबर है। फिर आपका जो केमिकल सीक्वेंसिंग, ये भी एक मेथड है। फिर सेलेक्टिव कैटालिटिक रिएक्टर और सिलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिएक्टर, फिर जियोलाइट है। देन लास्ट में आपका आता है DSI। ठीक है, ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ है। DSI को क्या बोलते हैं आपके, ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन, ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन मेथड। ठीक है, ये मेनली होता है। ये आपका इंजेक्शन किस में दिया जाता है, आपके फ्लू गैस कौन सी होती है आपके, SO2 होती है। ठीक है, तो फ्लू गैस के डीसल्फराइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ठीक है, तो ये मेथड है सारे, एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। अब जो PM पार्टिकल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि PM पार्टिकल इज मेनली कंट्रोल बाय द फिजिकल सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द साइज, डेंसिटी और आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, जिन पर बेस्ड आपका इनका कलेक्शन होता है। ठीक है, ये कंट्रोल किया जाता है, साइज, डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अब सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर। नाम से पता चल रहा है ये आपके ग्रेविटी के प्रिंसिपल पर काम करेगा, और इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें देखिए, सुनते रहिए आप कि ये ग्रेविटी के प्रिंसिपल पर काम करेगा। फिर आपका जो गैस का वेलोसिटी है जब आपका कम होता है, ठीक है, तब ये मेनली आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं टाइम के साथ में। और पार्टिकल्स हैविंग हायर डेंसिटी, ठीक है, वो ओबे करते हैं आपका स्टोक्स लॉ को। ठीक है, स्टोक्स लॉ है उसका पालन करते हैं। स्टोक्स लॉ में क्या होता है, जो पोल्यूटेंट का फ्लो है लेमिनार फ्लो होगा, जिसमें अजम्पशन होती है कि एज्यूम करते हैं स्मूदी और ऑर्डरली फ्लो होगा, और जो उसका रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो आपका 1 से कम होता है। ठीक है, याद रखना आप, डायरेक्ट एज इट इज़ याद रखो। मैं रेनॉल्ड्स नंबर का आपको और कंटेंट में बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेमिनार फ्लो में एक पैरामीटर होता है रेनॉल्ड्स नंबर, जिसमें आपका लेमिनार फ्लो के लिए स्टोक्स फ्लो में क्या होता है, जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसका वैल्यू आपका 1 से कम होता है। ठीक है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है अगर आपका 1 से ज़्यादा होगा तो वो लेमिनार नहीं होगा, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। इसे ही आप ध्यान रख सकते हो। और स्टोक्स लॉ में क्या होता है, जो आपका डायमीटर होता है अगर उसका स्क्वायर है, ठीक है, तो उसकी सेटलिंग भी ज़्यादा होगी। मतलब जो पार्टिकल आपका जिसका जितना बड़ा डायमीटर होगा, जितना हैवी पार्टिकल होगा उसकी सेटलिंग उतनी जल्दी होगी, और जिसका विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा उसकी सेटलिंग उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि जो डायमीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हम बात करें तो जो ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर है इनका यूज़ किया जाता है आपके राइस मिल में, ठीक है, सीमेंट फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ में, कोल फायर्ड पावर प्लांट, इनमें। फिर हम आगे बात करें तो जो पर्टिकुलर डायमीटर है इसका जो कलेक्शन का वो 50 माइक्रोमीटर के
ज़्यादा ही होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी जो कलेक्शन के पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़। फिर सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, रिमूव करता है पार्टिकल ये आपके 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा की डायमीटर से। फिर एफिशिएंसी इसका लो होता है, ठीक है, 50% से कम ही होता है लगभग, इतना ज़्यादा नहीं होता। अब जो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर होता है इसको यूज़ एज ए प्री क्लीनर यूज़ किया जाता है एडवांस ट्रीटमेंट करने से पहले, ठीक है। एकदम ऐसे करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में आपका स्कैनर टाइप लगा देते हैं, ठीक है। एडवांस ट्रीटमेंट से पहले आपका ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर होगा, वो नॉर्मली आपके जो पार्टिकल हैं उनको रिमूव कर देता है। फिर सिंपल डिज़ाइन है, लो कॉस्ट है, बट लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होता है, इसका ये एक लिमिटेशन है, ये ध्यान रखना आप। ये रहा इसका डायग्राम, देखिए आप यहाँ पर कि डर्टी गैस इन करता है यहाँ से और क्लीन गैस यहाँ से आउट हो जाता है। जो भी आपके पीएम पार्टिकल्स होंगे वो सेटल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इनको बोलते हैं आपके डस्ट हॉपर्स। ये रहा जैसे ये डस्ट हॉपर्स ऐसे, इसका एकदम नॉर्मल स्केच है, ठीक है। ये इसका सीव से होते होते आपके नीचे पार्टिकल आपके डिपॉजिट हो जाते हैं। ये रही बात आपके ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर की। फिर हम आगे बात करें तो साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर, इसको साइक्लोन कलेक्टर भी बोलते हैं। ये आपका मेनली बेस्ड होता है ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैसेज एंटर करती है टेंजेंटली, याद रखना टेंजेंटली गैसेज एंटर करती है और पार्टिकल मूव आउटवर्ड और सेटल, ठीक है, आउटवर्ड मूव करते हैं और सेटल हो जाते हैं। फिर इसकी एफिशिएंसी ठीक ठाक होती है और पार्टिकल का जो साइज़ है वो आपका 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये लगभग आप रेंज ध्यान रख सकते हो 5 से 25 माइक्रोमीटर। अब इसमें क्या होता है कि जो एफिशिएंसी है आपका 70 से 90% होता है, मीडियम साइज पार्टिकल्स है उनको रिमूव कर सकता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इनलेट एयर, ठीक है, अगर इनलेट एयर का वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, किसकी, साइक्लोन सेपरेटर की। जितना स्पीड से आप हवा डालोगे उतनी ही स्पीड से आपका एफिशिएंटली ये काम करेगा साइक्लोन सेपरेटर। अब इसका एडवांटेज क्या है, नो मूविंग पार्ट, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं और मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। लिमिटेशन क्या है कि नॉट इफेक्टिव फॉर वेरी फाइन पार्टिकल, ठीक है, वेरी फाइन पार्टिकल को नहीं हटा सकता। सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है। ये रहा इसका बेसिक डायग्राम, क्लीन गैस से निकल जाती है और ये यहाँ पर देखिए आपका डट गैस है वो यहाँ से इन करेगी और ये इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोन्स ऐसे ना, ये आपका क्लीन करके गैस ऊपर निकाल देता है और जो डस्ट होती है वो कलेक्ट होकर आपके नीचे की साइड आ जाती है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका बेग हाउस फिल्टर, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स है, इनसे क्वेश्चन पूछ रखा है आपको PYQs में बहुत बार, तो ध्यान में रखना आप। अब इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन थ्रू फैब्रिक बैग्स, ठीक है, फैब्रिक्स बैग्स होते हैं उनके थ्रू फिल्ट्रेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, डस्ट लेडन गैसेस, ठीक है, जो डस्ट से भरी हुई गैसेस होती हैं वो पास करती है आपके फैब्रिक बैग्स से। अब इसमें क्या होता है, जो डायमीटर होता है पार्टिकल का वो आपका 1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। जो एफिशिएंसी 99% होती है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है आपकी फैब्रिक फिल्टर की, ठीक है, और 99%, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स, अब एप्लीकेशन हाईली एफिशिएंट होते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स को, और नॉट सुटेबल फॉर द हाई टेम्परेचर और मॉइस्ट गैस। जहाँ जिस गैस का टेम्परेचर अगर हाई है या फिर उसमें किसी भी अगर नमी है, गैस में मॉइस्चर है, तो वो उसके लिए ये सही नहीं है बेग हाउस फिल्टर, क्योंकि इसमें आपका अगर मॉइस्ट होगी गैस तो कोरोजन हो जाएगा आपके, इनके जो फिल्टर्स होते हैं बेग हाउस फिल्टर, वो फैब्रिक फिल्टर्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू कोरोजन, ये ध्यान रखना, इसका कारण है। फिर सीमेंट प्लांट्स में, स्टील प्लांट्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइजर प्लांट्स में इसका यूज़ किया जाता है मेनली। फिर हम आगे बात करें तो इसमें एक फैन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, यह आपको दिख रहा होगा इसका डायग्राम, बेग हाउस फिल्टर देखिए, यहाँ पर डिस्चार्ज है, होपर है, होपर्स बोलते हैं इनमें आपका जो पार्टिकल्स है वो कलेक्ट हो जाते हैं साफ होके, और डट गैस यहाँ नीचे की साइड से इन करते हैं और ऊपर से आपका क्लीन गैस निकल जाती है, ठीक है। ये रहे आपके फिल्टर बैग्स, यहाँ पर आपका कलेक्शन होता रहता है। अब इसमें क्या होता है, फैन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसमें ब्लेंडिंग हो जाती है ड्यू टू द परमानेंट ब्लॉकेज ऑफ द फिल्टर पोर्स बाय द फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। ओवर द टाइम अगर इसका सर्विसिंग नहीं हुआ है तो क्या होगा, जो फिल्टर के पोर होंगे वो फाइन पार्टिकल इनमें ब्लॉकेड कर देते हैं, उसकी वजह से इसमें फैन सिस्टम होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर प्रेशर ड्रॉप और एफिशिएंसी, ये दोनों चीज़ें वो आपके बेग हाउस फिल्टर में ज़्यादा होती है कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप और एफिशिएंसी दोनों ही आपके बेग हाउस फिल्टर की ज़्यादा होती है। अब अगर हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर ड्रॉप में, ठीक है, ड्यू टू द डस्ट केक्स, ठीक है, बिल्डअप्स, अब क्या होता है, जो प्रेशर ड्रॉप है वो बढ़ता जाता है ड्यू टू द डस्ट केक फॉर्मेशन। डस्ट केक फॉर्मेशन क्या होगा, होपर्स में आपके जो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स कलेक्ट होंगे, ठीक है, जमा होते जाएंगे, तो उतना ज़्यादा बिल्डअप होता रहेगा आपका डस्ट केक का। तो ये सारी बातें थी आपके बेग हाउस फिल्टर के बारे में, ध्यान रखना आप। फिर हम आगे चलते हैं, देखिए तो आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब इसमें बात करें तो जो आपका डायमीटर है
पार्टिकल का वो आपका 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। उसमें वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और ड्राई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। इसमें क्या होता है, वेट का जो एफिशिएंसी होता है वो ज़्यादा होता है, ध्यान रखना, वेट का ज़्यादा होता है एफिशिएंसी। अब पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज और कलेक्टेड ऑन प्लेट्स पर कलेक्ट किया जाता है उनको। अब इसकी एफिशिएंसी होती है वो आपका 99% के आसपास होती है ईएसपी की। इसमें जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है लार्ज कलेक्शन सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो उतनी एफिशिएंसी होगी, और लोअर गैस फ्लो रेट, और जो गैस की फ्लो रेट है उतनी कम होगी, ठीक है, गैस की जो फ्लो रेट है उतनी कम होगी, उतना ही आपका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा इसमें। अब इसकी कुछ बातें, एक तो देखिए इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला कि 1 - e⁻WA/Q, ठीक है। अब W क्या है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A है आपका कलेक्शन प्लेट एरिया, देन Q है अपॉन में आपका डिस्चार्ज फ्लो रेट। तो इसीलिए डिस्चार्ज फ्लो रेट आपका जितना लो होगा उतना ज़्यादा आपका एफिशिएंसी होगा, इसके ये मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर ये हैंडल करता है लार्ज गैस वॉल्यूम्स और लो प्रेशर ड्रॉप को, और हाईली कैपिटल कॉस्ट होती है इसकी, ये ध्यान में रखना आप। अब ये रहा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें क्या होते हैं, ये प्लेट्स होते हैं अलग अलग चार्जेस की, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच में आपका जो दूरी होती है वो आपका 1 से लेकर के 18 माइक्रोमीटर के आसपास होती है, और बीच में आपका एयर होता है, और जो वोल्टाज लगाते हैं हम 50,000 किलोवाट के आसपास होता है, ठीक है, 50,000 वोल्ट के आसपास इसका जो वोल्टेज होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए कुछ चीज़ें इसकी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इसकी कैपिटल कॉस्ट हाई होती है बट मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है। एक बार पैसा लगता है, बाद में इसको मेंटेन करो तो ये इजीली आपका लंबे टाइम तक काम करता रहता है। फिर वेरी स्मॉल पार्टिकल वेदर इज ड्राई और वेट विल गेट रिमूव शेटल्ड इन द ईएसपी, ठीक है। बहुत अगर छोटा पार्टिकल होगा, चाहे वो गीला हो या फिर सूखा हो, ठीक है, ड्राई हो वेट हो, वो आपका रिमूव कर देगा ईएसपी, ठीक है। इसमें आपका मॉइस्चर का इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ईएसपी कैन वर्क इन द हाई टेम्परेचर रेंज, ये हाई टेम्परेचर रेंज में भी काम करता है, 300 से 400 डिग्री अगर होगा सेल्सियस टेम्परेचर तो भी चलेगा। अब इसमें 2 स्पेशल मैकेनिज्म है, इसका ध्यान रखना आप। एक कोरोनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, रिमूव पार्टिकल फ्रॉम एन एरोसोल, ठीक है। एरोसोल पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हटाने के लिए आपका कोरोनल डिस्चार्ज मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है हाई वोल्टेज का, ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में, ये याद रखना। और ये डिस्कवर किया गया था आपका होलफील्ड ने, ठीक है, 1824 में। फिर एक रैपिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें क्या करते हैं, या तो बेग चेंज कर सकते हैं, और रिमूवल ऑफ द सरफेस पार्टिकल बाय द मैकेनिकली तो हम कर सकते हैं बाय द प्लेट शेकिंग, ठीक है, प्लेट्स हैं उनको शेक करके आपका जो भी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, या फिर हम पानी से उनको वॉश कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं आपके रैपिंग सिस्टम में, रैपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इसको आपका मेनली सबसे पहले प्रपोज किया था एफजी कॉटरेल ने, ठीक है, 1907 में। और जो कोरोनल डिस्चार्ज का जो कंसेप्ट है वो आपका होलफील्ड ने दिया था। फिर हम बात करें तो आगे इसमें देखिए आप, दिख रहा होगा आपको, वेस्ट गैसेस कंटेनिंग स्मोक पार्टिकल, ये आपके गैसेस यहाँ से जाती है, ठीक है। फिर स्मोक पार्टिकल पिकअप है नेगेटिव चार्ज वाला है। देन फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ स्मोक पार्टिकल आर रिएक्टिव टू कलेक्टिंग प्लेट्स, ये रही प्लेट्स, यहाँ पर आके ये चिपक जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्टिंग प्लेट्स, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो आके पॉजिटिव चार्ज साइड जुड़ जाएंगे, और जहाँ नेगेटिव प्लेट होगी वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स जुड़ जाएंगे। कलेक्टिंग प्लेट्स आर नॉक्ड टू रिमूव द स्मोक पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में, ध्यान रखना आप। इसकी एफिशिएंसी, इसमें भी वेट की ज़्यादा होती है, ड्राई की कम होती है, ये बात है। और इसका ये फॉर्मूला एफिशिएंसी वाला ध्यान में रखना कि आपका मेनली इनका यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। नेक्स्ट आपका हम बात करें तो वेट स्क्रबर, ठीक है, जो कि पीएम पार्टिकल और गैसेस दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर रिमूव बाय द लिक्विड ड्रॉपलेट्स के यूज़ से हम इसका पार्टिकुलेट्स हैं उनको कैप्चर करते हैं, ठीक है। इसमें आपका स्प्रे टवर आता है, वेंचुरी स्क्रबर आता है। वेंचुरी स्क्रबर में ड्राई आता है, वेट आता है, 2 टाइप के होते हैं। फिर जो वेंचुरी स्क्रबर होता है उसमें हाई वेलोसिटी इम्पेक्शन मैकेनिज्म होता है फॉर द कलेक्शन। अब वेंचुरी स्क्रबर में विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कॉस्टिक सॉल्यूशन हम कैप्चर करते हैं पार्टिकुलेट्स को, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसमें क्या होता है, पीएम पार्टिकल और गैसेस में मेनली कौन सी, जो आपका सल्फर ऑक्साइड्स हैं उनको कैप्चर करते हैं। स्प्रे टावर्स, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने एक छोटी सी क्लास ले रखी है जिसमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा की थी, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में आपके वेंचुरी स्क्रबर को पढ़ाया है। उसको प्लीज़ आप एक बार देख लेना ये, क्योंकि वो दोनों क्लास ही आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैंने एक
PYQ के थ्रू करवाया था, इसमें आपको मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मेनली, ठीक है। जो चीज़ें इसमें कवर नहीं की गई है वो उसमें कवर्ड है। तो प्लीज़ हो सके तो अगर यहाँ तक क्लास देखी आपने तो वो भी क्लास ज़रूर देखना आप, ठीक है। उसमें ब्लू कलर का थंबनेल है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। अब इसमें स्प्रे टावर है, उसमें आपका जो पार्टिकुलेट का जो रेंज है साइज़ का वो आपका 8 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। इम्पेक्शन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं फॉर द कोरस PM पार्टिकल। इसमें एफिशिएंसी देखिए इसकी क्या होती है कि 90% के आसपास होती है जब अगर PM पार्टिकल का साइज़ आपका 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो। फिर आपका एफिशिएंसी थोड़ा डिप कर जाएगा जब आपका पार्टिकल का साइज़ छोटा होता जाएगा और बिलो 3 माइक्रोमीटर आपका पार्टिकल का साइज़ होगा तो एफिशिएंसी आपकी आधे से पे कम रह जाएगी। फिर जो वेंचुरी स्क्रबर है उसमें क्या है कि गैस एक्सुडेट करती है थ्रू द वेंचुरी थ्रोट, ठीक है। वेंचुरी थ्रोट से आपका गैस एक्सुडेट करती है। फिर जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है फॉर द फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। वेंचुरी स्क्रबर की ज़्यादा होती है कंपेयर टू स्प्रे टावर्स। इसका लिमिटेशन क्या है, हाई प्रेशर ड्रॉप। इसमें प्रेशर ड्रॉप काफ़ी हाई यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। एक हम बात करें तो आगे आपका हेपा फिल्टर जो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। इसकी एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम होती है 99.97%, ठीक है। और जो पार्टिकल्स 0.3 माइक्रोमीटर से भी छोटा लगभग होगा तो उसको भी कैप्चर कर लेगा, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में, क्लीनर रूम्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, यहाँ पर आपका हेपा फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है मेनली। फिर हम आगे बात करें जो कंट्रोल ये रहा, देखिए ये आपको दिख रहा होगा वेंचुरी स्क्रबर है, इसका डायग्राम है। इसमें क्या होता है देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये स्प्रे है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर या लाइम सोल्यूशन, कैल्शियम सल्फेट का सोल्यूशन। ये आपका ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको सेटल कर देते हैं और हीट रिकवरी के लिए ये पानी का यूज़ कर लेते हैं। वेस्ट वाटर इसका एक लिमिटेशन भी है, ये वेस्ट वाटर भी जनरेट करता है आपका, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो ये सारी बातें थी। अब गैसियस पोल्यूटेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आपका कंट्रोल बाय द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स कौन कौन से। एक तो होता है आपका सबसे पहले एडजॉर्प्शन, जिसमें वेट स्क्रबिंग आता है। एडजॉर्प्शन गैसेस डिजोल्व होती है आपके लिक्विड सॉल्वेंट में, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट में आपका गैसेस डिजोल्व की जाती है, एडजॉर्प्शन। पोल्यूटेंट गैसेस डिजोल्व इन द लिक्विड, ठीक है, वाटर और एल्कलाई, वाटर और एल्कलाई, ठीक है। पोल्यूटेंट गैसेस डिजोल्व इन द लिक्विड, लिक्विड में डिजोल्व हो जाती है, वाटर और एल्कलाई दोनों में। फिर हम बात करें तो जो एग्जांपल इसका क्या है कि SO2 रिमूवल यूजिंग लाइम और लाइमस्टोन। अब ये हाईली इफेक्टिव फॉर SO2 अमोनिया और आपका HCl, इन सब के लिए। इसकी लिमिटेशन क्या है, कोरोजन होता है, वेस्ट वाटर जनरेशन, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। फिर हम आगे बात करें तो एक आता है आपका पेक्ड बेड स्क्रबर, ठीक है, पेक्ड बेड स्क्रबर। ये रहा इसका, ये रहा साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है, इसका इमेज है। इसमें डर्ट गैस सेंड करती है वाटर स्प्रे के थ्रू, हम इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको स्प्रे किया जाता है, देन वो जो भी होगा क्लीन गैस आउट और जो डर्टी पार्टिकल्स जो वेस्ट वाटर हैं वो आपका निकल जाएगा यहाँ से। अब जो पेक्ड बेड स्क्रबर है उनका क्या है कि स्क्रबर फिल्ड विद द पैकिंग मटेरियल, ठीक है, इसमें लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया होता है, हाई एडजॉर्प्शन एफिशिएंसी होती है। इसकी यूज़ फॉर द एसिडिक गैसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एसिडिक गैसेस को ट्रैप करने के लिए आपका पेक्ड बेड स्क्रबर का यूज़ किया जाता है, पेक्ड बेड स्क्रबर PBS, याद रख लेना इसे, ठीक है। फिर अब एग्जॉर्प्शन हो गया, एक आता है आपका एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में इसमें आपका सरफेस एडिशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, आपका सरफेस पर आपका पार्टिकुलेट्स होंगे आपके ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल एडेड टू द सॉलिड सरफेस। अब एडजॉर्बमेंट कौन कौन सा यूज़ किया जाता है, एक्टिवेटेड कार्बन, एल्यूमिना, जियोलाइट, इनका यूज़ किया जाता है। अब यूज़ फॉर द यूजेस मेनली जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स होते हैं उनके लिए, ओडोरॉइस गैसेज हैं, हाइड्रोकार्बन्स है, उनको ट्रैप करने के लिए आपका एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, मीडिया रीजनरेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, अगर मीडिया हमको बनाना पड़ेगा बारी बारी तभी इसको हम ट्रैप कर पाएंगे। फिर आगे आता है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का प्रोसेस है, इसमें गैस कूल करते हैं टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, ठीक है। जो भी पोल्यूटेंट गैस होगी उसको आपके बिल्कुल लो टेम्परेचर पर आपके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। अब इसको जहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है, सिंपल सी बात है, और हाई वेपर प्रेशर गैसेस, जिन गैसेस का वेपर प्रेशर हाई होता है उनके लिए आपका कंडेंसेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। एक और टेक्निक है आपका बायोफिल्टर्स। बायोफिल्टर्स है, इसमें क्या होता है, ये बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन को शो करता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करते हैं गैसेस पोल्यूटेंट्स को, ठीक है, VOCs, ओडोर गैस, ठीक है, उनको रिमूव किया जाता है आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन से, और ओडोर जो स्मेली गैसेज होती हैं उनको हटाया जाता है। और इको फ्रेंडली और लो कॉस्ट मैकेनिज्म है आपका बायोफिल्टर्स, याद रखना आप।
ये रहे सारे आपके गैसेस पोल्यूटेंट्स के। फिर हम आगे बात करें तो कंबस्टन और इंसिनरेशन, इनके बारे में हमने काफ़ी कुछ बातें करी है, ठीक है, पिछली क्लासों में। तो कंबस्टन क्या होता है, एक तरह का ऑक्सीडेशन ही होता है, जिसमें हम कहते हैं थर्मल ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन किया जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ द हार्मफुल गैसेस हाई टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर। अब जो थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो आपका सीमेंट प्लांट जो मेनली आपका ये पोल्यूटेंट्स है उनको कन्वर्ट करता है आपका CO2 और वाटर में, ठीक है, जो कि इतना हार्मफुल नहीं होते। फिर हाई एनर्जी कॉस्ट होती है इसकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यूज़ फॉर द VOCs हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 2-3 पोल्यूटेंट्स हैं, उनके लिए आपका यूज़ किया जाता है कम्बस्टन का या इंसिनरेशन का। टाइप्स कौन से हैं, थर्मल इंसिनरेटर होता है, एक कैटालिटिक इंसिनरेटर होता है। अब जो ऑक्सीडाइजर्स होते हैं, ऑक्सीडाइजर्स वो आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो थर्मल ऑक्सीडाइजर होता है, एक कैटालिटिक ऑक्सीडाइजर होता है। थर्मल ऑक्सीडाइजर आपका हाई टेम्परेचर पर काम करता है, जबकि जो कैटालिटिक होता है वो आपका लो टेम्परेचर पर काम करता है, ठीक है। ये रही बातें आपके ऑक्सीडाइजर की। फिर हम आगे बात करें तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पक्का सवाल हिट करेगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। कैटालिटिकल कन्वर्टर, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, 2 टाइप के होते हैं ये, एक होता है सेलेक्टिव कैटालिटिक कन्वर्टर और एक होता है सेलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है। कन्वर्टर होता है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता, रिडक्शन होता है। यानी ये कन्वर्ट करते हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स और हाइड्रोकार्बन्स को इनटू द हार्मलेस गैसेस, ठीक है, क्योंकि ये तीनों पोल्यूटेंट आपके काफ़ी हार्मफुल होते हैं फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है, पोल्यूशन करते हैं ज़्यादा कोस। हार्मलेस गैसेस कौन सी होगी, आपका CO2 का या फिर आपका वाटर में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजन में। ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव या फिर आपके हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है। यूजेस करते हैं मेटल कैटलिस्ट हैं, ठीक है, मेटल्स का यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। अब जो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिएक्टर हैं, ठीक है, रिएक्टर या फिर आप रिडक्शन की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें ACR इज़ ए पोल्यूटेंट रिडक्शन प्रोसेस यूज इन द डीजल इंजन, ठीक है, मेनली इसका यूज़ किया जाता है आपका डीजल के इंजन होते हैं उनमें, ठीक है, इंजेक्टेड टू कन्वर्ट डेंजरस एमिशन इनटू द क्लीनर एग्जॉस्ट। अब जो DEF है वो आपका यूज़ किया जाता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, इसका नाम है, ठीक है। इसमें जो 32.5% जो आपका यूरिया का कंटेंट होता है और 67.5% आपका डीआयोनाइज्ड वाटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन याद रखना, सीधा सीधा पूछ लेगा आपको। DEF है, उसका कंपोजिशन क्या है, एक होता है आपका यूरिया, एक होता है आपका वाटर, ठीक है, डीआयोनाइज्ड वाटर होता है, डिस्टिल वाटर कह सकते हो आप, ठीक है। आपका लगभग 2/3 तो ये होता है और 1/3 होता है आपका यूरिया, याद रखना आप। अब इसमें क्या होता है देखिए, ये से होता है, इसमें एग्जॉस्ट गैस है और इंजन से निकलती है ये से। अभी ये गैसेस आपके कंटेन करती है नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पिम पार्टिकल्स। अब इसमें क्या होता है, जो DEF है वो इंजेक्टेड करते हैं सिस्टम में, जो आपका मेनली यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यूरिया या कार्बामाइड से बना होता है और आपका वाटर है। तो ये रिएक्शन करके इसका रिडक्शन करके आपके NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, रिड्यूस्ड पोल्यूटेंट एमिशन लीव, ठीक है, टेल पाइप। ये बात है इसमें ACR में। ACR कन्वर्ट करता है हार्मफुल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को नाइट्रोजन, वाटर और स्मॉल अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी बातें थी आपके सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन में, ठीक है। ये रिमूव करता है नॉक्स को, ठीक है, यूजेस विद द हेल्प ऑफ अमोनिया और कैटलिस्ट। तो इसकी एफिशिएंसी आपका 90% के आसपास होता है। अमोनिया मेनली आपका यूरिया का ही पार्ट है इसमें ना। फिर जो सेलेक्टिव नॉन कैटालिटिक रिडक्शन होता है, इसमें आपका इसका एफिशिएंसी कम होता है, ठीक है। ये नॉक्स को रिड्यूस करता है यूजिंग द अमोनिया विदाउट कैटलिस्ट। इसमें कैटलिस्ट का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, मेटेलिक जो कैटलिस्ट होता है इसका यूज़ नहीं किया था, इसलिए इसका नाम आपका नॉन कैटालिटिक रिडक्शन है। फिर इसमें आपके जो और टेक्निक्स हैं कौन कौन सी हैं, जो फ्लू गैस डीआयोनाइजेशन या डीसल्फराइजेशन, ये आपका FGD टेक्निक है। इसमें क्या होता है, आपका जो SO2 है उसको हटाता है, मेनली SO2 रिमूवल का टेक्निक है, यूज़ करते हैं हम लाइमस्टोन, ठीक है, लाइम स्लरी का प्रोडक्ट आपका मेनली कौन था, इसका जिप्सम का मेन एंड प्रोडक्ट बनता है इसमें, और ये थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है ये टेक्निक, ठीक है, फॉर द गैसियस, ठीक है, कौन सी, SO2। फिर केमिकल सीक्वेंशियल केमिकल रिएक्शन टू न्यूट्रलाइज पोल्यूटेंट्स, ठीक है, सीक्वेंशियल केमिकल रिएक्शन टू न्यूट्रलाइज पोल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका केमिकल रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर द कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल गैस स्ट्रीम, ठीक है, फॉर द कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल गैस स्ट्रीम उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर जियोलाइट्स कौन क्या होता है, आपके माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है इन द एडजॉर्प्शन और कैटालिटिक रिएक्शन में। ये रिमूव करता है आपके VOCs और ओडर्स को, ठीक है, VOCs और ओडर्स, स्मेल और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन से उनको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है जियोलाइट्स का।
फिर LNB वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं आपका लो नॉक्स बर्नर्स, ठीक है। लो नॉक्स बर्नर्स ये कंट्रोल करते हैं नॉक्स फॉर्मेशन को ड्यूरिंग द कंबस्टन प्रोसेस के थ्रू आपका जो नॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसको कंट्रोल करते हैं और ये रिड्यूस करते हैं फ्लेम टेम्परेचर, ठीक है। फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है उसको कम करते हैं, जो फ्लेम निकलती है इंडस्ट्री से उसको। फिर DSI लास्ट आपका ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन, ठीक है, इनटू द फ्लू गैस में आपका ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ये कंट्रोल करता है SO2 HCl और आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रोडक्शन को। फिर सिंपल कॉस्ट एफिशिएंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी बातें थी आपके इसके बारे में। लास्ट वन ये आपका एक कंपैरिजन टेबल है, ध्यान में रख लेना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट से बेसिक रिवीजन के लिए। क्या है कि लार्ज पार्टिकल है उनको ग्रेविटी चैम्बर से, मीडियम है आपको साइक्लोन सेपरेटर कलेक्टर से, फाइन होंगे तो ESP और बेक फिल्टर्स। फिर सोल्यूबल गैसेज होगी एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, AB याद रखना। एब्जॉर्प्शन आपका VOCs होता है, ठीक है, जो कि आपका एडेयर कर जाएंगे आपके सरफेस पर। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से उसको कंबस्टन आपका इंसिनरेशन हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारी प्रोसेसेस है जो हमने बात करी थी। फिर हम बात करें तो एक छोटा सा एक और टॉपिक है आपका इक्वे, ठीक है। सीधा सिंपल सवाल पूछ लेगा इसमें। इक्वे एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी गैसेज है इसमें इंक्लूड, आपके 8 गैसेज है, कौन सी है बहुत ध्यान रखना आप ध्यान से, ठीक है, सीधा पूछ लेगा। PM पार्टिकल्स की 2, ठीक है, 2.5 और 10, देन ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2, लेड और अमोनिया। ये आपके इक्वे में 8 गैसेज है। जबकि जो WHO का जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसमें आपके PM पार्टिकल है दोनों, ओजोन है, NO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और SO2 है, ठीक है। इसमें आपका लेड नहीं है, सबसे पहले याद रखें आप, लेड नहीं है, ठीक है, लेड भी नहीं है और आपका क्या बोलते हैं अमोनिया भी नहीं है। ये दोनों आपके WHO के स्टैंडर्ड में नहीं है। जबकि आपका जो नेक्स्ट का जो 2009 में आपका स्टैंडर्ड्स आ रखे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के, उसमें आपके टोटल 12 पोल्यूटेंट्स हैं, यानी आप ध्यान रखना है। और ये आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसका कलर कोडिंग ये आपको पूछ रखा है, बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं पूछ रखा है, चाहे कंपटीशन हो कुछ भी हो, ठीक है। इसमें आप ऐसे याद रखना 0 से 50 होता है गुड, ठीक है, ऐसे याद रखना GSM PVS, ठीक है, GSM PVS ऐसे याद रह जाएगा आपको। एक बार आप ये कोड है ये याद कर लोगे तो आपको भूलोगे नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिए, जो 0 से 50 है, पहले 50 का जंप है, अगेन 50 का जंप, फिर आपका 100 का जंप है, देखिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसमें 50 का जंप गुड, देन फिर सेटिस्फैक्ट्री, फिर मॉडरेट में आपका 100 का जंप आता है, 101 से आपका 200 तक, ठीक है। फिर 201 से 300 पुअर, फिर 301 से 400 आपका वेरी पुअर, देन सीवर कैटेगरी आपका 401 से 500। और दिल्ली की कंडीशन आपको पता ही है, यहाँ पर आपका एक ही काम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि आपका जो एक वही होता है यहाँ पर स्केल से ज़्यादा ही होता है, 500 प्लस ही होता है, 500 क्या 1000 प्लस होता है कहीं कई जगह, तो यहाँ भी एक्सीड कर गया, तो ठीक है, ध्यान रखो आप। तो ये सारी बातें आपने कवर की थी। और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था आपका कंट्रोल टेक्नोलॉजी को, मेनली वो आपका पोल्यूटेंट का नेचर कौन सा है, ठीक है, कैसा नेचर है, साइज़, डेंसिटी, पार्टिकल का साइज़, ठीक है, गैस का फ्लो रेट कैसा होना चाहिए, फिर टेम्परेचर, ठीक है, मॉइस्ट टेम्परेचर पर मॉइस्चर होना चाहिए, या फिर ड्राई टेम्परेचर पर कौन सा काम करता है, टेम्परेचर हाई लो, ठीक है, कॉस्ट और एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें थी जो कि आपके कंट्रोल टेक्नोलॉजी हैं, इन चीज़ों पर आपके सारी बेस्ड थी। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर, ये सारे कवर कर दी, मैं आपके एयर पोल्यूशन सारे लेक्चर होने के बाद में आपके PDF है वो आपका टेलीग्राम में भेज दूंगा, ये जो बना रखा है पूरा, एक बार सारे लेक्चर हो जाने दो उसके बाद में, ठीक है। बताना कैसा लगा आपको, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।